और विज्ञान इस शो को प्रस्तुत करता है અહીંયા દીદી કહે ગોલી બાજુ तो तैयार हो जाइए अजमेर के रंगों में रंगने के लिए। बाहर को दिखा अपने को नहीं ये मेरे वाव ओए वीडियो होता है इतिहास का पन्ना खुले अगर इतिहास का पन्ना देखा ऐसा थे मैं अजय मेर, वही अजय मेर जिसे आज आप अजमेर कहते हैं। एक शानदार इतिहास का खामोश गवाह हूँ मैं। मेरे दिल में दर्ज हैं हजारों साल की तमाम खुशियाँ, हजारों गम, न जाने कितनी खट्टी मीठी यादें, कुछ ऐसी कि याद करके रूह फना हो जाए और कुछ ऐसी कि बार बार याद करने को जी चाहे। वक्त की सरसराहट सुन रहे हैं ना? सदियों की तारीख के पन्ने हवाओं में उड़ चले हैं शायद। मुझे भी समय की किताब का एक एक हर्फ याद आ रहा है, एक एक लम्हा। समय के सफर पर निकले वो लम्हे जो अजमेर की पहचान बन गए, अजमेर की जान बन गए। शान वही है, आन वही है, हिम्मत की पहचान वही है, जर्रा जर्रा मान वही है, रोशन है तारीख जहां की। हाँ मेरा अजमेर यही है, जी मेरा अजमेर यही है। बहुत नजदीक से देखा है मैंने सैकड़ों साल पुरानी तारीख के पन्नों को करवट लेते हुए। सदियों का पल पल का इतिहास दर्ज है मेरे दिलों दिमाग में। ये हवाएं नहीं, यादों का बवंडर है, हादसात का पूरा सैलाब। मेरे इर्द गिर्द तैरती हवाओं तक को याद है वो लम्हा जब सदियों पहले चौहान वंश के प्रतापी राजा अजय राज चौहान के दिल में एक ख्वाब उमड़ रहा था। महारानी जी, महाराज अजय राज चौहान पधार रहे हैं। यूं अचानक आखिर बात क्या है? बताइए महाराज, सब कुशल तो है? सोच रहा था कि हमारे कल को और सुदृढ़ बनाने के लिए शाकंभरी से भी भव्य राजधानी बनाए। विचार तो उत्तम है महाराज। एक ऐसी जगह राजधानी बनाई जाए जहां से आसपास के रियासतों पे भी नजर बरकरार रहे और चौहान वंश को इतना अजय कर दूं कि दुनिया इस वंश पर गौरव करे। तुम क्या सोचती हो सोमलेखा? शुभ कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पर बसाया गया अजय मेर, मेरे ही आंगन में बसी चौहानों के साम्राज्य की नई राजधानी। बरसों पहले तकरीबन सन 1113 में राजा अजयराज चौहान ने मुझे कुछ ऐसा बनाया कि आज भी अपनी आन बान और शान में अद्वितीय हूं मैं। मैं वो शहर हूं जहां कोशिशें हार नहीं मानती।
मन्नतों का निगहबान हूं मैं, इबादतों की दास्तान हूं मैं, मंदिरों का कारवां हूं मैं, वरदान हूं मैं, खुशियों का अभयदान हूं मैं बन गया शानदार अजय मेरू नगर। सबसे ऊंची पहाड़ी पर यहीं बनाया गया तारागढ़ किला, सबसे खूबसूरत, खासा महफूज और मजबूत। जिंदगी वक्त के साथ चल पड़ी थी, बेहद पुरसुकून, खुशहाल। वक्त के साथ साथ तख्त संभालने की जिम्मेदारी में तब्दीली हुई और अजय राज के पुत्र अरुणोराज ने राज संभाला। मुझे याद है, बात सन 1136 के आसपास की है। तुर्कों के साथ भयंकर युद्ध हुआ था यहाँ, इतनी मार-काट कि जमीन इंसानी खून से लाल हो गई। युद्ध जीत गए चौहानों के रणबांकुरे। महाराज अर्णोराज पधार रहे हैं। आप सबको बधाई। हम विजयी हुए, लेकिन युद्ध भूमि लाल हो चुकी है। मेरा मन बेचैन है। कुछ करना होगा ताकि शांति की स्थापना हो सके। हाँ, यहाँ एक विशाल झील बनाएंगे। खून की प्यास की जगह ये झील लोगों के मन की प्यास बुझाएगी, ठंडे और शुद्ध जल से। और कुछ इस तरह बनी आना सागर झील। मेरे पास जो भी आता है इस झील तक नहीं आए, नामुमकिन है। अरुणराज ने इतनी शिद्दत से इसमें मिठास घोली है कि हर साल सिर्फ इंसान नहीं, हजारों लाखों परदेसी परिंदे भी आते हैं यहाँ। वक्त भी अजीब है, खुशियां हजार देता है तो गम भी बेपनाह। वो लम्हा लेकिन खुशियों का था। बात सन 1177 से शुरू हुई, जब चौहान खानदान को बेहद प्रतापी और साहसी वारिस मिला, पृथ्वीराज चौहान, जिसकी वीरता और शौर्य की कहानी आज भी घर घर में सुनी और सुनाई जाती है। बहुत कम उम्र में गद्दी संभाली थी पृथ्वीराज ने। राजा पृथ्वीराज का पराक्रम चरम पर था। उनकी वीरता के चर्चे चारों ओर थे और कन्नौज जिले में इस शूरवीर की एक नजर देखने के लिए बेताब थी राजा जयचंद की बेटी संयोगिता। कन्नौज में एक चित्रकार पन्ना राय से जब उन्होंने पृथ्वीराज की तस्वीर देखी तो उनके प्रेम में दीवानी हो गई। राजकुमारी संयोगिता का एक चित्र बनाकर जब पन्ना राय ने पृथ्वीराज को दिखाया तो पृथ्वीराज के मन में भी संयोगिता के लिए प्रेम उमड़ पड़ा। लेकिन संयोगिता के मन में कुछ और ही था। हाथों में वरमाला लिए संयोगिता एक एक करके सारे राजाओं के सामने से गुजरी और तब देखते ही देखते द्वार की तरफ बढ़ गई। मगर तभी देखा आपने एक स्वयंवर की आबाद शाम का नूर कोई कैसे चुरा ले गया।
इतिहास इसे स्वीकार करे या नहीं, पर ये दास्तान अमर है। 1191 में मोहम्मद गौरी ने सरहिंद पर हमला किया, जो पृथ्वीराज के राज्य का हिस्सा था। तराइन के इस युद्ध में गौरी की हार हुई और फिर 6 माह बाद हुई लड़ाई में गौरी ने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। जीत की खुशी में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले गया और वहां उनके नैनों की ज्योति छीन ली गई। और फिर इतिहास के पन्नों पर पृथ्वीराज ने एक अविस्मरणीय अध्याय लिख डाला, जब उनके मित्र और राजकवि चंद बरदाई ने गौरी के सामने एक प्रस्ताव रखा। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। राजा पृथ्वीराज के राजकवि चांद बरदाई आपसे इल्तिजा करने पेश हुए हैं। कह रहे हैं कि राजा पृथ्वीराज सिर्फ आवाज के इशारे से भी बहुत उम्दा निशाना लगा सकते हैं। उसका कहना है कि अगर आपकी इजाजत हो तो एक तीरंदाजी का जलसा रखा जाए। अच्छा, ये बात है, हम भी तो देखें कि जो इंसान अब देख नहीं सकता है वो आवाज से किस तरह का निशाना साधेगा। पृथ्वीराज के हाथ में धनुष था। प्रत्यंचा खींची जा चुकी थी कि बरदाई के बोल गूंज उठे। अब अपना ध्यान मेरी ओर करो चौहान, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान, मत चुके चौहान। शूरवीर पृथ्वीराज के हाथों तीर ठीक निशाने पर चला, गौरी के सीने पर। और फिर इतिहास के पन्नों में अमर हो गए पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज की शूरवीरता घर घर बनी देश की आन, धूप में दम के राव निगोड़ा जो वीरों का वीर महान। जय जय पृथ्वीराज चौहान, जय जय पृथ्वीराज चौहान। बहुत सुन ली युद्ध और जीत हार की बातें, झील के तराने और मोहब्बत के अफसाने। चलो अब ले चलता हूं एक अलग ही दुनिया में। चंद अल्फाज दिल को सुकून देते हैं। आइए क्यों न हम और आप खौफ से दूर कुछ सूफियाना हो जाएं, कुछ फकीराना हो जाएं, कुछ पल के लिए ही सही। बात अजय मेरू यानी अजमेर की हो और जिक्र गरीब नवाज का ना हो, कैसे मुमकिन है? कौन नहीं आता इस दर पर? तुम्हारे दर पर दीवाने आते हैं। इतिहास गवाह है, यहाँ कौन नहीं आया। लाखों अकीदतमंद यहाँ हर साल यूं ही नहीं आते। हम शुक्रगुजार हैं 12वीं सदी के उस लम्हे के जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ तशरीफ लाए और पहली बार तरन्नुम से सजे सूफिया पैगाम से उन्होंने इंसानियत के जज्बे को एक नई बुलंदी बख्शी। ऐसा मुकाम दिया जिसकी रोशनी देश और दुनिया में दूर दूर तक फैल गई। उनके दरबार में मैंने गरीब अमीर सबको आते देखा है। हाँ, पर मुगल बादशाह अकबर जैसा भक्त मैंने कम ही देखा है। अकबर पहली बार अजमेर क्या आए, मंत्रमुग्ध हो गए शहर से, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से।
फिर तो हर साल आगरा से अजमेर का लंबा फासला पैदल तय करके आते थे। ख्वाजा पर अटूट यकीन था उनका। एक एहसास है, बस रूह से महसूस करो। दर पे आओ, चाहे मांगो या फिर कबूल करो। कभी आस्थाओं के आसमान को छूने का मन करे तो बस अजमेर के लिए निकल पड़ना। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, जैन हो, सिख हो या ईसाई, किसी भी मजहब या क्षेत्र के, यहाँ सब सुकून से रहते हैं। चर्च हैं, मस्जिद भी हैं, मंदिर और गुरुद्वारे भी हैं यहाँ। ब्रह्मा जी का मंदिर हो या गायत्री माता का या स्कंद माता मंदिर या फिर पुष्कर का पवित्र जल, उपासना और उपकार का सागर है अजमेर। मुझसे सिर्फ 11 किलोमीटर दूर पुष्कर में स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का मंदिर है। पद्म पुराण के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा यज्ञ के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे थे, तभी अकस्मात उनके हाथ से एक कमल भूलोक पर जा गिरा। वही है बूढ़ा पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर सरोवर। कैसी विडंबना है कि पुष्कर में ब्रह्मा जी का ये मंदिर हम सबके लिए तो वरदान है, लेकिन ब्रह्मा जी के लिए ये अभिशाप है। कहते हैं एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण यज्ञ का प्रयोजन किया और सावित्री देवी की उपस्थिति में ही यज्ञ संपन्न करा लिया। इसे अपना अपमान मानकर उठ गई सावित्री देवी। हे ब्रह्मदेव, मैं आपसे कुपित हूँ, आपको श्राप देती हूँ। अब आप मुझे भले ही सब जगह जाओ, लेकिन पुष्कर के अतिरिक्त